हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग। तो प्रीवियस क्लास में हमने सेट ऑपरेशंस पढ़ने स्टार्ट किए, यूनियन ऑपरेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। भाई देखो, लोगों को ये जानना जरूरी नहीं है कि आप आज इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो बोलना है आपके बारे में बोलने दीजिए, जो सोचना है, जो अज्यूम करना है करने दीजिए। आप सिर्फ अपने एम की तरफ फोकस रहिए और उसी के लिए हार्ड वर्क करते रहिए। चाहे किसी को दिखाई दे या ना दे, वो ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप सक्सेस होके निकलोगे ना, जिस दिन आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा, लोग खुद ब खुद अपने घर आ जाएंगे और पता है क्या बोलेंगे, हमें तो पता था ये इनका तो सिलेक्शन होना ही था। ठीक है, फिर वो कुछ ना कुछ निकाल के ये लेके आएंगे कि हाँ आपकी उन्होंने कहाँ पे हेल्प की, ये किया वो किया। ठीक है, हर किसी के लाइफ में एक शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी ज़रूर होती है। ठीक है, बट उसको दिखाना है, उनको दिखाना है आपकी जो है सक्सेस अचीव करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम एक यूनियन ऑपरेशन जो है लास्ट क्लास में क्लोजिंग टाइम से पहले हमने डिस्कस किया था, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि यूनियन क्या हमें कन्वे करना चाहता है। यूनियन ऑपरेशन सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो ये कहना चाहता है भाई ए का बी के साथ यूनियन करो या बी का ए के साथ यूनियन करो, दोनों सेंस में सेट एक ही मिलने वाला है, इक्वल सेट मिलने वाला है। लेट्स से कि हम अगर ए सेट हम ले लें कि 1 2 3, ठीक है, और बी सेट हम लें कि लेट्स से 3 4 5, तो आप इसका ए यूनियन बी निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5 मिलेगा। और बी यूनियन ए निकालोगे तब भी क्या मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5 मिलेगा, दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एनडीए में ये पूछ लेता है कि यूनियन ऑपरेशन अपहोल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नोट। ठीक है, या तो यस करके स्टेटमेंट दे देगा तो इट विल बी अ राइट स्टेटमेंट, या फिर ऐसा अगर लिखा होगा यूनियन ऑपरेशन डज नॉट अपहोल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, रॉन्ग जो है मार्क कर देंगे उसको। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको किस नाम से हम जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें यह कहता है कि आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो और फिर जो आएगा उसका यूनियन किसके साथ कर दो, सी के साथ कर दो। या फिर आप ये कर सकते हैं बी और सी का यूनियन कर सकते हैं और फिर जो आएगा उसका ए के साथ यूनियन कर दें, तो दोनों ही सेंस में सेम सेट आने वाला है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यूनियन ऑपरेशन जो है दैट अपहोल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये कहना चाहता है कि ए में अगर आप फाई सेट का यूनियन कर देंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, उसमें ए ही रहेगा। ठीक है भाई, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स का जो है एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप 4 में 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। 0 में कुछ है ही नहीं उसमें जो है मतलब कंट्रीब्यूट करने को। तो सिमिलरली फाई सेट में भी यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूट करने को नहीं है। तो जितने एलिमेंट ओरिजिनली ए के पास थे, फाई से यूनियन करने के बाद भी कितने ही रहेंगे, वही उतने ही एलिमेंट रहेंगे और ए यूनियन फाई जो है ए ही आएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वाइट ट्रिवियल, जिसमें हमने ये बोला है कि ए का अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्टेंट सेट विल बी ए। ठीक है, ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, क्योंकि कोई नया एलिमेंट तो आया नहीं है जो सेट को चेंज करने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में जो हम बात करने वाले हैं वो है ए का यूनियन किया है हमने किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। ये कौन सा सेट लिया है हमने, यूनिवर्सल सेट हमने लिया है। तो अब सोच के देखो, एक ए सेट में और पूरा यूनिवर्सल सेट मिला देना है तो अल्टीमेटली कौन बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा कि नहीं बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है, और उसमें से एक छोटा सा सेट ले लिया हमने 1 2 और 3, और अब इन दोनों का यूनियन करना है हमें
किसका किसका, ए का और यू का यूनियन करना है। तो क्या बनेगा, ए यूनियन यू का मतलब क्या था कि इसके और इसके दोनों के एलिमेंट मिला देने हैं और एक सेट में लिख देने हैं। अब ये बताओ 1 2 3 इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो फिर इनको मिला के भी लिखेंगे तो यही तो एलिमेंट बनेंगे। तो अगेन क्या ये यूनिवर्सल सेट ही नहीं बना जिसको हमने नेचुरल नंबर लिया था इस एग्जांपल में। ठीक है, तो ए में कभी भी यूनियन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनियन ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से समझेंगे कि क्या कहना चाहती है वो। ठीक है, ये कहता है अगर ऐसा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है। ठीक है, इस एग्जांपल में देख लो कि अगर इधर हम इस सेट को ए मार्क कर दे, सॉरी इस छोटे वाले को ए मार्क कर दे और इस बड़े वाले सेट को बी मार्क कर दे। ठीक है, तो बी सेट के अंदर जो है, बी सेट के अंदर हमारा कौन सा सेट आ रहा है, ए सेट आ रहा है। साइड बाय साइड एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे हम डायग्राम से भी और एग्जांपल से भी दोनों साइड से जो है हम समझ लेते हैं। ए हमने ले लिया 1 2 और 3, और बी एक ऐसा सेट लेना है जिसका ए ये सबसेट बने, ए छोटा हो और उस पूरे के पूरे सारे एलिमेंट ए के किस में आए, बी में आए। तो हम बी को जो है 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी आप चाहे सेट लेना चाहो ले सकते हो, बट ये इंश्योर कर लेना कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। अब ये कहता है कि ए और यूनियन बी को बताओ क्या बनेगा। भाई हमें इन दोनों सेट के एलिमेंट मिला के लिखने हैं, मिला के लिखेंगे तो जो बी में है वही तो एलिमेंट बनेंगे, कोई नया एलिमेंट तो आया नहीं है, क्योंकि ए ने जो एलिमेंट कंट्रीब्यूट किए हैं वो तो बी के पास ऑलरेडी थे। तो उन दोनों का अगर यूनियन बनेगा भी तो कितना बनेगा, उतना ही बनेगा जितना ओरिजिनली बी था। इसी चीज़ को डायग्राम से देख लो, अगर हम ए को ऐसे शेड करें, ये मैंने ए शेड कर दिया, ठीक है, और बी को अगर मैं ऐसे शेड करूं, ठीक है, ये लार्जर सेट जो है ये मैंने शेड कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन में क्या करते हैं हम, जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में जो है दोनों सेट में जो कॉमन शेडिंग है वो ले लेते हैं। ठीक है, दोनों सेट में जो कॉमन शेडिंग है वो ले लेते हैं, जो यहाँ पे भी शेड है और जो यहाँ पे भी शेड है, पूरा का पूरा मिला के हम यूनियन में ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक बार अपने आप को रिपीट कर देता हूँ कि यूनियन का जब वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ करना है। एक बार मैं इधर अलग से बना के दिखा देता हूँ कि अगर मान लो ये एक सेट है, हमने बी सेट इसको लिया, ठीक है, और एक दूसरे कलर से हम ले लेते हैं ए सेट को, ए सेट जो कि उसका सबसेट है वो इसको लिया, ए को शेड कर दिया, ठीक है, और हमने बी को भी शेड कर दिया। ओके, तो अब ये पूछना जाता है कि ए यूनियन बी जो है वो कौन सा सेट बनेगा। ए यूनियन बी में वेन डायग्राम में जो हमें लेना है वो लेना है ऑल द शेडेड पोर्शन, ठीक है, ऑल द शेडेड पोर्शन। अब चाहे वो एक बार शेड हुआ हो, ठीक है, वन शेड वाला हो या फिर बोथ शेडेड वाला हो, दोनों ले लेना है। जहाँ जहाँ पे भी आपको शेडिंग दिखाई दे वो सारा का सारा यूनियन में आ जाएगा। अगर ओवरऑल शेडिंग की बात करें तो वो तो ये पूरा रीजन जो है पूरा का पूरा शेड हो रखा है, तो इस पूरे को हम क्या बुला देंगे, ए यूनियन बी बुला देंगे। ठीक है, और ए यूनियन बी में क्या आ रखा है, ये किसके इक्वल आ रखा है, ये तो बी के इक्वल आया है। तो डायग्राम से भी हम प्रूव कर सकते हैं और बाय एग्जाम्पल भी हम ये देख सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी करने पे क्या आएगा, जो बड़े वाला सेट है वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। मूविंग टू नेक्स्ट जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी हमने जो ऑपरेशन पढ़ा वो था यूनियन ऑफ सेट्स, जब दो सेट मिलके एक बड़ा सेट बना लेते हैं जिसमें इसके भी एलिमेंट आएंगे और इसके भी एलिमेंट आएंगे, दोनों के मिला के एलिमेंट जिस सेट में लिखे जाएंगे वो था हमारा यूनियन। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन है वो कहता है इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर देयर इन बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो हैं बोथ, ए एंड बोथ एंड बी। ठीक है,
जो हमारा यूनियन ऑपरेशन था, यूनियन ऑपरेशन जो था उसमें जो वर्ड थे इम्पोर्टेंट वो थे आइदर और वहाँ पे वो ये कहना चाहता था या तो ए में हो या फिर बी में हो। और इंटरसेक्शन ऑपरेशन में कहना जाता है ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में जो अगर हम इंटरसेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं तो वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं। जंक्शन या इंटरसेक्शन वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब है जहाँ पे दो सेट्स, ये हमारा लेट्स से ए सेट है और ये हमारा दूसरा बी सेट है, तो इन दोनों का जो ये कॉमन रीजन है, जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये जो कॉमन रीजन है इसको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। भाई अगर ए को हम 1 2 3 4 एक सेट ले लें और बी को हम 3 4 5 6 अगर ले लें, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो आएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। तो इंटरसेक्शन सेट बना लेते हैं। सेट में अब मेरे को ये बताओ कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। सर एक तो कॉमन इसमें 3 है, एक कॉमन इसमें 4 है, और ये दोनों एलिमेंट किस में आ जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी सेट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों जगह हो, जो बोथ ए एंड बी वाली बात सेटिस्फाई करता हो, तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये दो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब एक मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन के लिए वो भी समझ लेते हैं और उसको माइंड में अपने रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यूनियन की एक ऐसी स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो उसी सेम क्वेश्चन में जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो यही स्टेटमेंट थी। वो क्या थी कि इफ़ x belongs to A and x belongs to B, तो it is possible only if and if, ठीक है, if and only if x belongs to A intersection B। ये कहना चाहता है अगर x A में भी है, और देखो मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? and लिखा है, ठीक है। तो x A में भी है और x B में भी है, तो इसका मतलब कहाँ पे है? x दोनों के इंटरसेक्शन में है, ठीक है। इस if and only if वर्ड का मतलब ये है कि अगर x A में बिलोंग करता है एंड x B में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं। और अगर ऐसा है कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप ये कह सकते हो अगर x उनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो फॉर श्योर x A में भी होगा एंड x B में भी होगा, ठीक है। आपको यूनियन की तरह और लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? एंड वर्ड यूज़ किया जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, इतना सा इसका क्रक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो एंड या बोथ, या आप ये कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। तो अब इसकी भी प्रॉपर्टीज जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कहना जाता है ए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो बी इंटरसेक्शन ए होगा। भाई देखो मान लो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये बीच वाला जो रीजन है कॉमन दोनों में ये आएगा, ठीक है। अब चाहे आप इधर ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ठीक है, या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए कर लो, दोनों यही सेम रीजन आने वाले हैं। तो इसको हमने कौन सी प्रॉपर्टी बोला था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। दूसरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि भाई आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, जो छोटे वाला सेट आएगा वो उसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है। या फिर आप बी और सी का इंटरसेक्शन कर लो और फिर उसके बाद आप उसका किसके साथ इंटरसेक्शन कर लो? ए के साथ, ठीक है। तो LHS और RHS यहाँ पे दोनों इक्वल है। यहाँ पे जो है ये एक सिंबल मिसिंग है, इसको सही तरीके से लिख लेना दोस्तों। ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। यहाँ पे एक साइन मिस हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्योंकि पिछले वाले से ये प्रॉपर्टी थोड़ी जो है अलग है, और देखेंगे ये क्या कहना चाहती है। ये कहती है कि अगर ए का फाई के साथ क्या लिया? इंटरसेक्शन लिया, या फिर ए का पहले और फाई का बाद में क्या लिया? इंटरसेक्शन लिया, तो जो अल्टीमेट रिजल्टेंट सेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। ये कहना चाहता है कि ए का इंटरसेक्शन करोगे किसी भी खाली सेट के साथ तो
क्या मिलेगा, खाली सेट ही में तो मिलेगा, क्योंकि भाई हम ढूंढ रहे हैं इंटरसेक्शन का मतलब है हम ढूंढ रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स। अब ये बताओ ए सेट में चाहे कुछ भी एलिमेंट क्यों ना हो, 1 2 3 4 ABCD कुछ भी क्यों ना हो, उसका अगर इस खाली वाले के साथ कॉमन देखना चाहोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपको आंसर में कौन सा सेट मिलने वाला है, एम्प्टी सेट मिलने वाला है। तो इसको याद रखना कि ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो हमें क्या मिलने वाला है, अगेन फाई सेट मिलने वाला है। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लो अपने माइंड में कि ए यूनियन फाई क्या होता था। ठीक है, ए में अगर फाई को यूनियन कर देंगे तो वहाँ पे क्या मिलता था हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इजी है कि ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि हर एक सेट में खुद के साथ कितने कॉमन एलिमेंट है, सभी के सभी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूनियन या यूनिवर्सल सेट का ए के साथ हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, तो क्या मिलेगा। भाई देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर हम लें कि हमने u को हमने ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है, और a को हमने ले लिया लेट्स से 1 2 3 4। अब ये बताओ इन दोनों सेट में तुम्हें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहे हैं। और इन टर्न ये किसके इक्वल है, ये तो ए के इक्वल है। तो किसी बड़े सेट का किसी यूनिवर्सल सेट का किसी ए सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो छोटे वाला सेट ही आने वाला है। और इसका जस्ट अपोजिट था यूनियन में कि यूनिवर्सल सेट और छोटे सेट ए का आप यूनियन करोगे तो आपको वो यूनिवर्सल सेट मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप एक बार माइंड में रिवाइज करो कि वहाँ पे जो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता था हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में, यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में, दोनों में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी फॉर दिस स्लाइड। तो वो ये कहना चाहती है, देखो यहाँ ये प्रॉपर्टी वहाँ पे भी थी, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफरेंस है। देखो जब ये प्रॉपर्टीज़ एक साथ आएंगी ना स्टेटमेंट में तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए इनको वेन डायग्राम से या अपने किसी भी सेल्फ मेड एग्जाम्पल से इनको वेरीफाई करके देखो कि क्या इसकी जो बात यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट में लिखी गई है क्या वो सही है या गलत है, उसमें किस चीज़ की कमी है या उसमें क्या एक्स्ट्रा क्लेम कर दिए गए हैं उस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा है देन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये कहना चाहता है कि लेट से अगर हम इस डायग्राम से इसको हम समझें, लेट से ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, कौन किसका सबसेट है, ए जो है वो हमारा सबसेट है बी का। ठीक है, पहले हम शेड कर लेते हैं ए को, ये हमने शेड कर लिया ए को। ठीक है, और अब हम शेड कर लेते हैं बी को, ये हमने शेड कर लिया बी को। तो इंटरसेक्शन में जो है हम कौन सा रीजन शेड करते हैं, हम रीजन देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अब ये बताओ ये ग्रीन शेड में और येलो शेड में दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है। तो आपको ये जो पिंक वाला जो रीजन है ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन शेड में भी है और ये येलो शेड में भी है। तो अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन भी हमें क्या मिल रहा है, हमें वो ए के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा कब होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है तो आप इसका आंसर दीजिए एक बार कि अगर इफ बी इज सबसेट ऑफ ए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, और प्रीवियस प्रॉपर्टीज में से ए यूनियन बी क्या होगा। इसका आंसर क्या देगा ये, और इसका आंसर क्या होगा इसकी वजह से। अब की बार बड़ा सेट कौन है, ए, और छोटा सेट कौन है, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा और ए यूनियन बी क्या मिलेगा, हमें सोचो थोड़ा इस पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन का हमारा नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे हम नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं ना कि 6 माइनस जो 4 है वो कितना आएगा डिफरेंस, वो 2 आएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे सेट्स का भी हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इसकी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल करेंगे और फिर वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर देयर इन ए बट नॉट इन बी। ए और बी का जो डिफरेंस है वो सेट है जिसमें वे सारे एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। इसको दूसरे तरीके से मैं स्टेट कर सकता हूँ कि a माइनस बी या डिफरेंस ऑफ a एंड b में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो अकेले और अकेले सिर्फ और सिर्फ a के पास हैं, b के पास नहीं है, जिनका पूरा और पूरा हक जो है a पे है और b में है ही नहीं। वो एलिमेंट b में से वो गायब है। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो अकेले सिर्फ a के दोस्त हैं, a के अंदर हैं, जो वो एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए जो कीवर्ड है वो आपको याद रखना है ओनली ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। हमने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और b हमने लिया 3 4 5 6। अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी में हम सिर्फ वही एलिमेंट रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ a में है, यानी कि जो a में है और b में नहीं है। ठीक है, तो 1 देखो, 1 a में है और b में नहीं है तो इसको यहाँ पे रखना चाहिए। 2 देखो, 2 a में है और b में नहीं है तो इसको भी a माइनस बी में रखा जाएगा। ठीक है, 3 जो है a में भी है और b में भी है तो इसको हम a माइनस बी, जिसको हम ओनली a के नाम से भी अपने माइंड में रखेंगे, उसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही 4 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आपके लिए हिंट ये है कि आप a माइनस बी को कैसे बनाओगे। आप ये करना, a पे फोकस करना। ठीक है, लेट्स से हमने ये a पे फोकस किया, a सेट हमारा ये है। आप उसमें से ये करना कि ऐसे एलिमेंट ढूंढना जो b में भी जा रहे हैं और उनको कट कर देना। तो इनको हमने कट कर दिया। ठीक है, हमने कौन से एलिमेंट को कट कर दिया? a के उन एलिमेंट्स को कट कर दिया जो b में भी हैं। अब जो a के अंदर ऐसे एलिमेंट बचे हैं जो सिर्फ और सिर्फ a में थे, वही एलिमेंट आपके किस में आ जाएंगे? a माइनस बी में आ जाएंगे। समझ रहे हो? a माइनस बी का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है ओनली a, जो अकेले और अकेले a के अंदर है वो एलिमेंट्स। ओके, अब थोड़ी इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में वे भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि x बिलोंग्स टू a एंड, ये वर्ड इम्पोर्टेंट भाई ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एंड वर्ड है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्या है कि जो x है वो a में तो होना चाहिए, साथ के साथ एंड ये भी इंश्योर होना चाहिए कि वो b में नहीं है, तब जाके x कहाँ पे आएगा? a माइनस बी में आएगा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं अगर x a में है एंड x b में नहीं है तो x जो है a माइनस बी में आ जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर x a माइनस बी में है तो आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका क्या मतलब निकालोगे, इसका मतलब आप ये निकालोगे कि x जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ a में है और वो b में नहीं है। तो उसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है? यहाँ पे एंड वर्ड आएगा, साथ में ये आएगा कि x बिलोंग्स टू a है और x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, देन x बिलोंग्स टू a माइनस बी। चलो अब वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि कौन सा रीजन शेड करने को हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमसे क्या पूछा होगा? a माइनस बी पूछा होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने ये एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसमें हमने एक सेट a ले लिया, एक सेट b ले लिया। ठीक है, a और b हमने ऐसे ले लिए। ठीक है, तो इसमें हमने ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5 और 6। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था a माइनस बी जो आया था वो कितना आया था? ओनली 1 एंड 2। तो ये देखो हमें क्या करना है? पूरे a पे फोकस करना है, सिर्फ a पे फोकस करना है और ऐसा रीजन हटा देना है जो b में भी जा रहा हो और ऐसा रीजन रखना है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो? सिर्फ और सिर्फ a के पास हो।
तो देखो ये जो मैं शेड करने वाला हूँ, ये वाला रीजन किस में काउंट होगा, ये इस रीजन को आप नाम दे सकते हैं किसका, a माइनस बी का। ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पे जो ये ब्लू वाला रीजन है, इस ब्लू वाले रीजन को हम बोलेंगे a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी मतलब ओनली a। ठीक है, अब इतनी सारी बात हमने a माइनस बी के लिए करी है, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि b माइनस ए का क्या मतलब होने वाला है। भाई जैसे a माइनस बी का मतलब ओनली a था, तो क्या b माइनस ए का मतलब ओनली b नहीं होना चाहिए। तो क्या ओनली b का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू b माइनस ए इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर x b में तो है, साथ के साथ x कहाँ पे नहीं है, a में नहीं है। तो साइड में ये वाली डेफिनेशन में लिख लो, अगर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर जो है इस चीज़ पे अपने कंसेप्ट रखने हैं। अब इस वेन डायग्राम में जो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए को। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर ये सर्कल b को रिप्रेजेंट करता है तो इस पूरे सर्कल का ये ग्रीन वाला पार्ट ऐसा है जो अकेले किसके पास है, b के पास है। और अकेले b का मतलब क्या है, b माइनस ए। तो b माइनस ए को हम किस नाम से जान सकते हैं, ओनली b के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ब्लू वाला ओनली a दैट इज a माइनस बी, ग्रीन वाला ओनली b दैट इज b माइनस ए। ठीक है, जो एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ a में हो और दोज विल बी इन a माइनस बी। चलिए ये हमें क्लियर है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अब इसी जैसा एक और आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। भाई अगर इट इज़ ए सेट, ये डेफिनेशन कहता है इट इज़ ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ये उन एलिमेंट्स का सेट है विच आर आइदर इन ओनली ए और ओनली इन बी बट नॉट इन बोथ। जो दल बदलू लोग नहीं है ना, जो दोनों जगह नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है या सिर्फ और सिर्फ बी के पास है, उन दोनों टाइप के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है वो बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसका जो सिंबल है वो क्या आएगा, डेल्टा आएगा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ट्रायंगल जैसी शेप वाले सिंबल को डेल्टा बोला जाता है। या फिर कुछ बुक्स, बहुत रेयर बुक्स में इसकी ये वाली जो है नोटेशन भी मिल सकती है, प्लस एनसर्कल्ड बाय ए सर्कल। ठीक है, बट 99% बुक्स में आपको ये डेल्टा वाली नोटेशन ही मिलने वाली है, किसके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो या तो सिर्फ ए में है या सिर्फ बी में है। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कहता है कि ए हमने ले लिया 1 2 3 और 4, बी हमने ले लिया 3 4 5 6। तो ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आप क्या बनाओगे, हमें सिर्फ वे एलिमेंट रखने हैं जो या तो सिर्फ ए में है या सिर्फ बी में है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए और बी में से ऐसे एलिमेंट हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं जो दोनों जगह हैं। तो देखो ये 3 जो है ये दोनों जगह है, इसको हटा देते हैं। ये 4 जो है ये दोनों जगह है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, हमारे ए डेल्टा बी में, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी में आ जाएंगे। ठीक है, देखो तुम देख भी पा रहे होगे ये कुछ कुछ ऐसा है कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि a माइनस बी का मतलब है ओनली a और b माइनस ए का मतलब है ओनली b। उन दोनों को मिला के ओनली a जो ये ब्लू वाला पार्ट है और ओनली b जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, उन दोनों को अगर एक साथ बात करें तो वो बन जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड में जो शेडेड है, इस रेड रीजन को नाम दिया जा सकता है किसका, ए डेल्टा बी का, क्योंकि इसमें से हमने ये वाला रीजन रिमूव कर दिया है जो कहाँ पे है, जो ए सर्कल में और बी सर्कल में दोनों में कॉमन था। ठीक है, एक बार मैं इसका अलग से भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। वो डायग्राम कैसा होगा, जैसे ये है, तो ये वाले जो दोनों रीजन हैं, ये दोनों रीजन मिलके हमारे बनाते हैं ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम ऐसा होगा। इस रीजन में कोई भी एलिमेंट लाई करेगा तो उसको हम बोल सकते हैं वो ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब दोनों की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट एक साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एज वेल एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर a माइनस बी और b माइनस ए
दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो a माइनस बी है वो हमारा कौन सा रीजन था, ये था हमारा a माइनस बी। ठीक है, और b माइनस ए हमारा कौन सा रीजन था, वो था हमारा ये वाला रीजन। ठीक है, b माइनस ए। अब ये कहता है ये दोनों सेट अगर सेम हो जाएं, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है सिर्फ जब ये दोनों सेट एक ही होंगे, यही a होगा और यही b होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से देख लिया, एक बार इसको हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि a जो है वो हमारे पास 1 2 3 और 4 है, और b जो है वो है हमारे पास लेट से कि 4 और 2 और 5 और 6 ऐसे ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी जो है वो क्या है, a माइनस बी का मतलब है कि इसमें से 2 डिलीट कर देंगे, 4 डिलीट कर देंगे, 1 और 3 है। और अगर b माइनस ए की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, सेम यहाँ से 2 और 4 डिलीट हो जाएंगे तो 5 और 6। लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, ये दोनों तभी सेम हो पाएंगे दोस्तों जब हम a और b को एग्जैक्टली सेम लेंगे। ठीक है, क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक दो बार आपको एनडीए के पेपर में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में मिल भी जाएगी। इसको समझते हैं ध्यान से क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये कहता है अगर ए बी का सबसेट है देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है भाई, समझते हैं इसको। लेट्स से मैंने ये जो है यूनिवर्सल सेट ले लिया अपना। ठीक है, ये हमने ले लिया U, और इसके अंदर जो है मैंने ये बड़ा सा जो है सेट ये ले लिया मैंने C। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, जो है ए सेट मैं ऐसे बना देता हूँ, और इसको सबसेट बनाना है किसका, B का। ठीक है, अब इसने कहा कि A इज सबसेट ऑफ B, ये तो क्लियर है, हमारे डायग्राम से क्लियर है कि ये वाला A है हमारा। ठीक है, ये हमारा A है, और इससे जो बड़े वाला है इसको B को जो है मैं अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा B है। तो अब ये बताओ A इज सबसेट ऑफ B तो हो गया। अब वो कहता है C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस A। C माइनस बी जो है मैं शेड करने वाला हूँ। C माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली C। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू B। और C माइनस A का मतलब क्या है, ओनली C, बट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू A। देखो जो मैं है पिंक से जो शेड करने वाला हूँ वो शेड करने वाला हूँ C माइनस बी को। ठीक है, C माइनस बी को शेड करता हूँ, ये वाला होगा। अब जो है मैं जो ब्लू से जो है वो शेड करने वाला हूँ किसको, C माइनस ए को। तो C माइनस ए का मतलब हुआ ये। अब देख के बताओ कि पिंक वाला जो है वो ब्लू वाले का सबसेट है या ब्लू वाला जो है वो पिंक वाले का सबसेट है। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि C माइनस बी जो है वो सबसेट है C माइनस ए का। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाना चाहूँगा ताकि ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी को। ठीक है भाई, देखो एक C ले लो आप, उसमें आप ले लो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ऐसे 7 एलिमेंट्स ले लिए हमने। अब A और B इस तरीके से लेने हैं ताकि क्या हो, A जो है वो B का सबसेट हो। ठीक है, तो हमने A में ले लिया 1 2 10 ले लिया हमने। ठीक है, और जो है B कुछ इस तरीके से लेना है ताकि A सबसेट ऑफ B हो जाए। तो 1 2 10 15 20 ऐसा कोई हमने सेट ले लिया रेंडमली। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ C माइनस बी क्या आएगा। तो C माइनस बी का मतलब ये है C में से हम वो एलिमेंट डिलीट कर देंगे जो B में भी आ रहे हैं, और सिर्फ वही एलिमेंट रखेंगे जो ओनली एंड ओनली किस में आ रहे हैं, C में आ रहे हैं। तो देखो ये 1 और 2 हमारे B में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको डिलीट करते हुए जो बचेगा जो सेट दैट इज 3 4 5 6 एंड
7, ठीक है। अब जो है C माइनस ए लेते हैं, ठीक है, C माइनस ए लेते हैं, तो C माइनस ए क्या होगा, C माइनस ए में भी ये जो है 1 और 2 जो है डिलीट होंगे, और यहाँ से 1 2 के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे 3 4 5 6 और 7, ठीक है। क्या यहाँ पे C माइनस बी जो है सबसेट आ रहा है C माइनस ए का, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर दूसरी साइड से भी तो बोल सकते हैं कि C माइनस ए जो है C माइनस बी का सबसेट आ रहा है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि कैसे हम दूसरे एग्जांपल से ये बात बोल सकते हैं कि ये तो हमेशा ट्रू होगा, ये हो सकता है कभी ट्रू हो और हो सकता है कभी ये फॉल्स हो, ठीक है। एक इसके साथ एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो कैसे हम लें। तो लेट्स से हम दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल ये लिया है कि a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, b हमने ले लिया कि 1 2 3 4 और 5, और c हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या क्लियर कट हमारे पास a इज सबसेट ऑफ b है? बिल्कुल है, ठीक है। अब ये बताओ c माइनस b क्या आएगा? C माइनस बी आएगा। हमें C में वे एलिमेंट हटा देने हैं जो B में भी आ रहे हैं, तो C में से हम 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को हटा देंगे, तो क्या बचेगा 6 7 8 9 और 10 बचेगा। C माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो एलिमेंट रखने हैं जो C में तो हैं लेकिन B में नहीं हैं। C माइनस ए क्या होगा, C में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो C में तो हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो C में तो हैं लेकिन A में नहीं है। तो देखो C में जब हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो किस किस को रिमूव करेंगे, हम एलिमेंट जो है 1 को रिमूव करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे और सिर्फ 3 को रिमूव करेंगे। तो C माइनस ए जो सेट बनेगा वो 4 5 6 7 8 9 और 10 बनेगा। अब बताओ कौन किसका सबसेट है? क्लियर कट आप देख सकते हैं C माइनस बी जो है वो सबसेट है C माइनस ए का। बात ठीक है। तो देखो दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, वेन डायग्राम से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ये वाली बात है ये हमेशा ट्रू होगी, लेकिन कब, जब आप A को सबसेट लोगे किसका, B का, ठीक है। तो मेरा आपसे अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि B जो है वो A का सबसेट हो जाए, तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? ऑलवेज C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए, या फिर C माइनस ए इज सबसेट ऑफ C माइनस बी। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे है, अब जो है चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये कहती है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 डज नॉट इम्प्लाई a इज इक्वल टू बी। ये कहता है अगर दो सेट हैं उनका डिफरेंस 5 है तो उसका कंक्लूजन ये नहीं हो सकता कि दोनों सेट इक्वल हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इक्वल सेट होंगे तभी डिफरेंस जो है 5 आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब इक्वल सेट होंगे तभी a माइनस बी है 5 आएगा। ऐसा ना हो तब भी ऐसा हो सकता है कि दोनों सेट का जो डिफरेंस है वो 5 आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। A को हमने ले लिया 1 2 और 3, और B को हमने ले लिया कि 1 2 3 और 4। अब A माइनस बी मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आएगा A माइनस बी? A में से हमें सिर्फ वे एलिमेंट रखने हैं जो अकेले A के पास हैं और B के पास नहीं है। यानी कि अगर A में कोई ऐसा एलिमेंट है जो B में भी जा रहा है तो हमें वो डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो गए और A माइनस बी क्या आ गया 5। अब मेरे को ये बताओ क्या A B के इक्वल है? नहीं है, क्लियर कट, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि a माइनस बी 5 है तो उसका मतलब ये होगा दोनों जो हैं इक्वल सेट हैं, वे अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a डेल्टा b, a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कैसे ले सकते हैं? हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में अच्छे से देखा था कि इस रीजन को मिला के सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। कौन सा? ये वाला और ये वाला। और उससे पहले हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कौन है? a माइनस बी है, और ये कौन है? ये b माइनस ए है। तो इन दोनों का यूनियन करके ही
तो हमें क्या मिल रहा है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, प्रोबेबिलिटी में भी उसका यूज़ होगा, और जो है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि ए डेल्टा बी जो है उसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी, पूरे ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन जो है माइनस कर दें। करके देखते हैं भाई। ठीक है, इसको डायग्राम को एक बार इरेज करके, ये मान लो हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये दो सेट बना लिए, ये हमारा ए है और ये हमारा सेट बी है। अच्छा, अब देखो ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया और ये हमने बना लिया। इस पूरे रीजन को बनाने के लिए हमने ये शेड कर लिया। अब ये किसको शेड किया मैंने, क्या ये मैंने ए यूनियन बी को शेड नहीं किया, पूरा का पूरा शेड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ, क्या ए इंटरसेक्शन बी को करते हैं फिर माइनस। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, इंटरसेक्शन तो ये बीच वाला था ना, तो मैंने माइनस कर दिया, तो वो क्या बचा अब, ए डेल्टा बी, या दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारी जस्टिफाइड हो जाती है। आप इसको ऐसा कोई एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है, आप उसमें a यूनियन b कैलकुलेट कर लो, आप उसमें a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और फिर देखिए कि इसमें से ये माइनस करने पे क्या आपके पास a डेल्टा b या a सिमेट्रिक डिफरेंस b बच रहा है या नहीं। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर a डेल्टा b इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस खाली है बिल्कुल, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट इक्वल होंगे। भाई अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इज इक्वल टू 1 3 2 4 है, तो यहाँ से a डेल्टा b क्या होगा, a डेल्टा b होगा a माइनस बी और यूनियन b माइनस a। मतलब जो सिर्फ a में है, जो सिर्फ a में है, यूनियन जो सिर्फ b में है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो सिर्फ a में है, नहीं। और क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो सिर्फ b में है, नहीं। तो यहाँ से a डेल्टा b हमारे पास क्या आ गया, 5। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल सेट हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या तब भी ऐसा होता है। भाई देखो, मैं b को क्या ले लेता हूँ, मैं b को थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेता हूँ। अब बताओ, क्या a डेल्टा b में हमारे पास 5 नहीं आएगा, क्योंकि a डेल्टा b में हम कौन से एलिमेंट लेते थे, जो या तो सिर्फ a में हो और या सिर्फ b में हो। और वो कैसे क्रिएट करते थे, हम ये करते थे कि दोनों जगह से ऐसे एलिमेंट डिलीट कर देते थे जो कॉमन हो, और उनके अलावा जो एलिमेंट बच जाते थे या तो b में या a में, जो एलिमेंट बच जाते थे उनको हम डाल देते थे किसमें, सिमेट्रिक डिफरेंस में। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखना। चलो, जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं और बाकी के ऑपरेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।